दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आज के मेंस आंसर राइटिंग डिस्कशन में। सबसे पहले तो आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि आप अगली दीपावली जो है अपने ऑफ़र लेटर के साथ करें, आपको बीपीएससी में बहुत अच्छे पोस्ट पे नौकरी मिल जाए, यही हमारी आशा है, यही बीसीडब्ल्यू का सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना है। तो आज का जो मेंस आंसर राइटिंग का टॉपिक है वो चाइना से रिलेटेड है। क्या है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है अभी इंडो पैसिफिक रीजन में और इंडिया के आसपास वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। तो उससे जो है वो पहला तो ये पूछ रहा है कि चाइना का इन्फ्लुएंस इंडिया के नेबरहुड में कैसे बढ़ा है, आप उसको कैसे सब्सटेंशिएट करोगे। दूसरा पार्ट जो है वो ये पूछ रहा है कि इंडिया उसको कैसे काउंटर कर रहा है या कैसे काउंटर करना चाहता है ताकि इसका अपना इंटरेस्ट जो है वो इंटैक्ट रहे, मतलब अपना इंटरेस्ट बना रहे। तो क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं एक बार। डिस्कस अबाउट द चाइनाज इंक्रीजिंग क्लाउट इन द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। हाउ कैन इंडिया काउंटर इट बाय कीपिंग इट्स ओन इंटरेस्ट इंटैक्ट। तो क्वेश्चन जैसे आगे बढ़ेंगे हम, तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ के इसका एक पार्ट बनाते हैं, डिफरेंट पार्ट में तोड़ते हैं। तो पहला बोल रहा है कि डिस्कस अबाउट द इंक्रीजिंग क्लाउड इन नेबरहुड। दूसरा बोल रहा है कि हाउ कैन इंडिया काउंटर। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको, ठीक है आगे देखेंगे हम, आपको जो है एज यूजुअल इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन में बताना है। इससे क्या होता है ना, कि स्ट्रक्चरिंग आ जाती है आपके आंसर में, इसलिए इस तरह से तोड़ना इसको जरूरी है। अब अगर बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी में हम पहले तो लिखेंगे कि चाइना का एक बैकग्राउंड सेट करेंगे, फिर लिखेंगे कि चाइना का इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ रहा है नेबरिंग कंट्रीज में, फिर लिखेंगे कि इंडिया उसको काउंटर करने के लिए क्या क्या उपाय कर रहा है, फिर लिखेंगे कि चैलेंजेस क्या है इंडिया के पास, अभी क्या है चैलेंजेस उनको करने में। कुछ डोमेस्टिक चैलेंजेस होंगी, कुछ बाहर के चैलेंजेस होंगे, कुछ इकोनॉमिक चैलेंजेस होंगी। फिर हम देखेंगे लास्ट में कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इसका आगे का रास्ता क्या हो सकता है, और फिर इसको कंक्लूड कर लेंगे। ऐसा हमारा स्ट्रक्चरिंग रहेगा। आज मैं थोड़ी जल्दी ख़त्म करूँगा, आपका भी फेस्टिवल है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा इसमें। तो बस जो कीवर्ड टाइप चीज़ें हैं ना उसको डिस्कस करते हुए आगे चलता हूँ मैं। तो देखिए इंट्रो मैंने पहले लिख दिया था, आप ये वाला इंट्रो यूज़ करें थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी, क्योंकि इसमें काफ़ी फैक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि चाइना जो है इंडिया का सबसे बड़ा नेबर है, ये लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स में से है और काफ़ी क्रिटिकल इंग्रेडिएंट जो है इसका स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री में है। कैसे है तो हम आगे देखेंगे, फिलहाल बता दे रहा हूँ। एपीआई है, एपीआई में 70 से 80% एपीआई जो है फार्मा सेक्टर का वो चाइना से आता है। ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री में उपयोगी है। साथ में जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का इशू है उसमें भी पार्टनरशिप है चाइना की, चाइना के साथ लेके ही उसको आगे बढ़ सकते हैं। ओवरऑल देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी, एक न्यूक्लियर पावर स्टेट, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, एक टोटलिटेरियन रिजीम। टोटलिटेरियन मतलब क्या होता है कि हम जैसा चाहें वैसा। तो एक कम्युनिस्ट रिजीम है, टोटलिटेरियन रिजीम है, और इसको माना जाता है कि इंडिया का जो ग्लोबल एस्पिरेशन है, ग्लोबल एस्पिरेशन क्या है कि हम विश्व गुरु बनेंगे, हम वर्ल्ड ऑर्डर में अपना एक हेजेमनी इस्टेब्लिश करेंगे, हम एक सॉफ्ट पावर बनेंगे। तो इन सब एस्पिरेशंस का जो कॉम्पिटिटर है, जो रेसिस्टेंस करने वाला है, चाइना इज़ वन अमंग देम। ठीक है, तो अब बाकी जो 3 लाइन है उसको समझ लेंगे कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में चाइना को हमेशा से कंसीडर किया गया है, चाहे पंचशील हो या पंचामृत हो। ठीक है, जो भी छोटे छोटे इश्यूज़ रहे या बड़े बड़े चाइना के साथ जो वार हुई, जैसे 1962 की वार हुई, पिछले कुछ साल में डोकलाम का हुआ इशू, फिर गलवान क्लैश हुआ, तो इस तरह से जो है ना चाइना एक सेंटर पॉइंट बन के रहा है इंडिया के लिए और इंडो पैसिफिक रीजन में, जहाँ पे इंडिया के नेबर्स हैं
और इंडिया की नेबरहुड के साथ रिलेशनशिप है। तो इस तरह से एक हम इंट्रो बता दिए कि चाइना का इंडिया के साथ कैसा संबंध रहा है और कैसा चल रहा है। अब हम बॉडी शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि हम एक बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं ताकि हम इंट्रो और बॉडी को लिंक कर सकें। तो 2-3 कीवर्ड, 4 कीवर्ड इसमें लिखेंगे कि चाइना का जो इम्पैक्ट है अभी वर्ल्ड ओवर में, दैट इज बीइंग एम्प्लीफाइड। आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए, दैट इज बीइंग एम्प्लीफाइड। कैसे? तो इसका कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है कॉम्पिटेंसी लेवल? तो जो भी इश्यूज हैं, जो ग्लोबल और डोमेस्टिक इश्यूज हैं, उनको कोप करने में इनकी कॉम्पिटेंसी जो है ना काफ़ी बढ़ गई है। इस कारण से इनका जो रोल है, जो एपरेंट व्यू है, इनका जो एपरेंट स्टैंड है वर्ल्ड ऑर्डर में, वो एम्प्लीफाई हो गया है। अब वो कौन कौन से इश्यूज हैं? तो जैसे रिमूविंग बैरियर्स, दीवार वाला बैरियर नहीं, स्ट्रक्चरल बैरियर्स। अब जैसे भारत में जीएसटी लाना हुआ तो कितना हंगामा हुआ, एक बिल्कुल ही रिवोल्यूशनरी स्टेप था टैक्स सिस्टम में। लेकिन वहाँ पे ये चीज़ करना काफ़ी सिंपल है, क्योंकि कम्युनिस्ट रिजीम है, आप कुछ बोल नहीं सकते, डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ। तो उसने बैरियर्स को, किसी भी तरह के बैरियर्स को, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में लेबर की समस्या हो, चाहे फाइनेंसिंग की समस्या हो, तो किसी भी बैरियर को हटाने में वो काफ़ी ईज फील करते हैं और ईजिली हटा देते हैं। तो इससे क्या है ना, प्रोस्पेरिटी जो है, प्रोस्पेरिटी का आना काफ़ी ईजी हो जाता है। साथ में ये सब होने के बाद ये ओवरऑल जो है ना नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा देता है। जैसे ही उनका नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा तो अल्टीमेटली जो है उनका एक्सपोर्ट रिजीम में जो रोल है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए, आपने शुरू किया एम्प्लीफिकेशन ऑफ चाइनीज इम्पैक्ट, आ गए हम एक्सपोर्ट रिजीम पे, कनेक्ट हो गया ना एक दूसरे से, ठीक है। अब इसके पास जो जो चैलेंजेस थी उसको भी इसने बहुत अच्छे से कोप किया। जैसे हम वही चर्चा कर रहे हैं कि ये एम्पलीफाई कैसे किया। तो सबसे पहला तो एक्सपोर्ट रिजीम बढ़ गया, उसका स्ट्रक्चरल बैरियर ख़त्म करके। उसके बाद इसने डिफरेंट जो चैलेंजेस थे इसके पास, जैसे यूरोपियन एंट्रोपी, ये वर्ड्स जो है ना ये रिसर्च पेपर से लिए गए हैं। एक बहुत ही बड़ी संस्था है जो स्टडी करती है फॉरेन अफेयर्स के बारे में, और इंडियन गवर्नमेंट भी उसको ये करती है, तो वहीं से ये सब लिया गया है। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा आंसर पे। यूरोपियन एंट्रोपी है, जापानीज पॉलिटिकल पैल्सी, जापानीज पॉलिटिकल पैल्सी एंड इकोनॉमिक टॉर्पोर। ये थोड़ा ज़्यादा वर्ड है, ज़्यादा कुछ हाईफाई वर्ड है, याद कर लेंगे क्या होगा, हेल्प ही करेगा। तो इन सब के बीच में और इंक्रीजिंग इंडियाज इंडो पैसिफिक स्टैंस, इन सब के बीच में भी चाइना ने अपने आप को असर्ट किया, ठीक है। तो ये लिखा कि हमने चाइना का राइज कैसे हुआ। अब हम थोड़ा सा लिख देंगे कि एशिया में क्या चल रहा है। तो लास्ट 2 डिकेड में अगर हम देखें तो एशियन कंट्रीज जो है या एशियन इकोनॉमी जो है, दैट हैज़ ग्रोन स्टीडली, ये काफ़ी स्टीडली बढ़ा है और काफ़ी इंटरकनेक्टेड फील करता है अभी वर्ल्ड ऑर्डर से, ठीक है। और जो एशियन कंट्रीज़ हैं, जो एशियन इकोनॉमीज़ हैं, दे आर एक्सपैंडिंग देयर विंग्स टू ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन द नूक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड
doing bilateral, doing multilateral treaties in order to expand their economies. तो इस तरह से जो यूएस की हेजेमनी है ट्रेड में और सॉफ्ट पावर में, दैट हैज़ बीन डिग्रेडिंग इन एशिया. और इस वैक्यूम को किसने रिप्लेस किया है? इस वैक्यूम को रिप्लेस किया है चाइना ने. क्यों? बिकॉज 2 डिकेड से चाइना हैज़ बीन इंक्रीजिंग. ठीक है, तो यूएस की जो हेजेमनी है वो कम हो रही है, चाइना की इंक्रीज हो रही है. तो जो यूएस ने वैक्यूम क्रिएट किया उसको चाइना ने रिप्लेस कर दिया. आप एग्जांपल दे सकते हैं रिसेंट का. ठीक है, या फिर छोड़िए, एग्जांपल हम अगले बॉडी में दे देंगे. दैट विल बी वेरी अच्छा लगेगा. थोड़ा बॉडी हम लिखते हैं. ये लिखना नहीं है आपको, बस समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ. आपको बस पैरा चेंज करके एक क्वेश्चन में रिफ्लेक्ट होना है आंसर में कि आपने बॉडी शुरू कर दिया है. आप क्या करेंगे? एक मैप बना देंगे, बढ़िया सा मैप बना देंगे. श्रीलंका दिखा दिया, ये हमारा कश्मीर है, गुजरात, यहाँ नेपाल हो गया, इम्पोर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज़ हो गए ऐसे. ठीक है, आप यहाँ पे आप दिखा देंगे नेपाल, ये दिखा देंगे भूटान, दिखा देंगे, सॉरी भूटान दिखा देंगे आप. उसके बाद यहाँ म्यांमार दिखा देंगे, बांग्लादेश दिखा देंगे, फिर यहाँ पाकिस्तान दिखा देंगे, अफ़गानिस्तान दिखा देंगे, फिर यहाँ चाइना दिखा देंगे और इनको मार्क कर देंगे. जो चाइना का इंक्रीजिंग क्लाउड वाला स्टेटमेंट है, इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे वो देखते हैं. तो जैसे जैसे इंडो पैसिफिक का रोल बढ़ रहा है, जैसे जैसे इंडो पैसिफिक का रोल ग्लोबल ऑर्डर में प्रोमिनेंस ले रहा है, तो कंट्रीज़ लाइक नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, साउथ ईस्ट एशिया, ये सब जो है ना, ये कहीं ना कहीं अपना पैतरा चेंज कर रहे हैं. दे आर चेंजिंग देयर पोजीशंस, दे आर फ्लक्चुएटिंग बिटवीन द 2 मेजर पावर्स. और इंडिया जो है एक रीजनल पावर है. तो इसमें है ना वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि हम चाइना के साथ जाएं, इंडिया के साथ जाएं, या जो ऑलरेडी यूएस था उसके साथ जाएं. तो चेंजिंग स्टैंड्स ऑफ दिस कंट्रीज विथ रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रेटेजिक अलायंस हैज हेल्प्ड चाइना इन मेकिंग देयर प्रेजेंस इन देयर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एज वेल एज इकोनॉमिक्स. अब कैसे? कंट्री वाइज हम देखेंगे. हमारा सबसे नेबर और जिससे हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है वो है नेपाल. नेपाल के साथ हमारा आज से नहीं, सदियों से पुराना एक रिश्ता रहा है. हमारा सबसे क्लोज टू हार्ट कंट्री है. इतना क्लोज कि हम वहाँ जाने के लिए वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं होती है. तो नेपाल को सबसे पहले तो आप दिखा देंगे मैप में, यहाँ नेपाल है. फिर आप दिखा देंगे, या आप ऐसे करके दिखा सकते हैं. ठीक है, आप बस उतना पोर्शन बना दीजिए, नेपाल दिखा दीजिए यहाँ पे. ठीक है, आप दिखाइए. अब बताइए कि रिसेंट इश्यूज़ क्या हुए थे. आप जानते हैं रिसेंट मैप वाला एक इशू हुआ था. ये मैप वाले इशू के बाद नेपालीज प्राइम मिनिस्टर ने बाहर आके कहा कि दिस इज़ द इंडियन गवर्नमेंट्स इज़ हिचिंग ए प्लान टू टॉपल माई गवर्नमेंट. ये मैप वाला इशू लेके. ठीक है, एक मैप वाला इशू हो गया इसमें. आप देखिए चाइना का क्लाउड कैसे है, ये हम प्रूव करेंगे. अभी पहले इशू लिखिए. एक मैप वाला इशू था. तो ये मैप जो है ना डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ को बढ़ा रहा था. किसी भी 2 कंट्रीज़ के लिए जो पास पास में है, सबसे बड़ा सिरदर्द होता है डिस्प्यूटेड एरियाज, डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स. तो वो इशू नेपाल के साथ नहीं था, लेकिन अब होने लगा. क्यों? ड्यू टू चाइनाज पुश इन नेपाली पॉलिटिक्स. ठीक है, क्योंकि चाइना क्या कर रहा था, उनको ट्रेड में वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा था. वहाँ ये है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को हैवी बिल्डअप कर रहा था. उनको टेक्नोलॉजी दे रहा था वर्ल्ड से कोप करने के लिए, क्योंकि इनका हमेशा से इंडिया के साथ ही डिपेंडेंस रहा है हर चीज़ों में. तो अगर चाइना इनको हेल्प करेगा तो इनको भी लगेगा अरे भाई इधर से भी मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है, ले लो. तो अगर लेने लगे तो धीरे धीरे उन पर डिपेंडेंट हो गए तो वो अपना इन्फ्लुएंस चलाने लगे. तो जो आप एक वर्ड लिख सकते हैं ना, इसमें नेपाल में लिख सकते हैं
एक्सप्लॉइटिंग द इलाइट्स, मतलब चाइना ने नेपाली इलीट्स को अपने साथ करके वहाँ की पूरी जियो पॉलिटिक्स को और जो वहाँ की पॉलिसीज़ हैं उसको अपने फेवर में करने का प्रयास किया। तो ये खतरनाक है इंडिया के लिए। अब आते हैं हम साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशियन कौन से नेशंस हैं? भारत यहाँ है, श्रीलंका यहाँ, तो यहाँ जो भी कंट्रीज़ हैं जैसे मालदीव्स है, तो उस तरह के नेशन में चाइना का क्या रोल रहा है? अभी देखिए वहाँ पे वो जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं ये चाइना की जेनरॉसिटी से बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि चाइना ने वहाँ हैवी इन्वेस्टमेंट किया है। वो मेजर ट्रेड पार्टनर्स भी हैं। चाइना जो उनका है वो मेजर ट्रेड पार्टनर बन गया है इंडिया को रिप्लेस करके। ठीक है, आप समझिए कि 3.4 टाइम्स जो है वो 2008 से 2018 तक 3.4 टाइम हो गया है ट्रेड का लगभग, एज पर ORF। तो एक चीज़ ये है। दूसरा है कि जो आर्म्स सेल है वो काफ़ी बढ़ गया है। $386 मिलियन था 2008 में, वो बढ़ के $1.3 बिलियन हो गया है 2016 तक का। ये रिपोर्ट किसका है? सिप्री का रिपोर्ट है। जानते हैं आर्म्स के बारे में यही बताता है, सिप्री बताता है। तो ये सिप्री का यही कहना है कि आर्म्स सेल जो है एकदम ड्रास्टिकली बढ़ा है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में, और वो आर्म्स जो प्रोवाइड कर रहा है चाइना। फिर हमारा सबसे पुराना दोस्त कह लें, एनिमी तो क्या ही बोलेंगे, वो तो हमारा पार्ट था, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से वो अलग हो गया। खैर, पाकिस्तान जो है ना चाइना का पिट्ठू बन के घूम रहा है। हाँ, एक चीज़ मैं इसमें बताना भूल गया। इसमें जो आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं ना, सिंगल लाइन वाला, वो यूज़ कर सकते हैं इसमें कि इन्वेस्टमेंट अंडरमाइनिंग डेमोक्रेसी। आप जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस लिखेंगे ना उसके बाद यहाँ इसको लिख देंगे इन्वेस्टमेंट अंडरमाइनिंग डेमोक्रेसी, उसके बाद ये सब एक्सप्लेनेशन। फिर पाकिस्तान का है तो हम ये यहीं लिख देते हैं, इसमें लिख दीजिए आप रेकलेस मॉर्टगेज। पाकिस्तान में यही चल रहा है, रेकलेस मॉर्टगेज चल रहा है। सबसे पहला तो जो CPEC है उसमें हेवी इन्वेस्टमेंट है, गजब का इन्वेस्टमेंट किया है चाइना ने वहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट में इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने। ये तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है। वहाँ की फाइनेंशियल सिस्टम को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है, कराची स्टॉक एक्सचेंज में चाइना का काफ़ी हेवी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद ट्रेड अगर देखें तो उन्होंने युआन से ट्रेड चालू कर दिया है। ऐसे डॉलर से ट्रेड होता है, तो युआन से ट्रेड चालू कर दिया है पाकिस्तान से। तो उनका इकोनॉमिक और देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस तो है ही पाकिस्तान में। अब हम आते हैं अगला कंट्री जो है वह श्रीलंका। श्रीलंका जो है ये भी हमारा काफ़ी पुराना फ्रेंडशिप रहा है इसके साथ भी रिश्ते जो है ना आज के नहीं हैं, काफ़ी पौराणिक समय के हैं। तो श्रीलंका को कैसे घेर रहा है वो? श्रीलंका को इन्फ्लुएंस कर रहा है डेब्ट ट्रैप से। ठीक है, पैसा दो और उनको फंसा दो, उस पैसा को डेब्ट सर्विसिंग ना कर पाए। जैसे डेब्ट सर्विसिंग ना करेंगे तो उनसे उनकी टेरिटरी ले लो। तो श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट है, उसको बनाया चाइना ने। साथ में बहुत सारे उन्होंने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंसेशन ले लिए इस पोर्ट के चलते। इसमें इतना इन्वेस्टमेंट हुआ
और जो इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया तो इसकी जो डेब्ट सर्विसिंग है, डेब्ट सर्विसिंग क्या होती है कि लोन महीना महीना भरते हैं, वो आप कर नहीं पाए तो क्या होगा, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंसेशंस आपको देना पड़ेगा उस कंट्री को। इस कारण से श्रीलंका को ये पोर्ट जो है चाइना को 99 साल के लिए, 99 ईयर्स के लिए लीज पे देना पड़ा। आप बिलीव नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज दे वर नॉट एबल टू डू डेब्ट सर्विसिंग। तो क्या हुआ, ये इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म का एक पार्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगले नेबर की तरफ। अगला नेबर जो हमारा बांग्लादेश, ये भी हमारा ही पार्ट था। 71 में हमने पाकिस्तान से उठा के फेंक दिया इसको। यहाँ भी सबसे पहले तो इनके लिए वर्ड अब लिख लेते हैं। जो वर्ड है वो कंट्रोलिंग फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। जो ढाका स्टॉक एक्सचेंज है, ढाका स्टॉक एक्सचेंज में हैवी इन्वेस्टमेंट है चाइना का। उसके साथ चाइना इज द बिगेस्ट डिफेंस सप्लायर ऑफ बांग्लादेश। तो इस वजह से क्या है, बांग्लादेश उनके लिए ग्रेटफुल है। अब देखिए, आप अगर किसी कंपनी का एक सामान लेंगे तो उसके पार्ट्स भी तो आपको वहीं से लेने पड़ेंगे, उसी कंपनी के। तो एक बार अगर आपने आर्म्स खरीद ली बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, तो आप फिर उसको रिप्लेस तो नहीं करेंगे दूसरे मेक से ना इतनी ईजिली। तो आपको पार्ट्स लेने पड़ेंगे, पार्ट्स लेने हैं तो आपको रिलेशन इस्टेब्लिश करके रखना पड़ेगा। तो इस तरह से चाइना का इन्फ्लुएंस जो है बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान इज ऑल्सो क्लोज टू हर्ट टू इंडिया। आप जानते हैं कि बांग्लादेश में हमारा छाबहार पोर्ट है, तो ये कराची से काफ़ी नज़दीक है, हमारा स्ट्रैटेजिक पॉइंट है वो। तो इसको भी रोकने के लिए इसने काफ़ी सारे उपाय किए, ईरान को इन्फ्लुएंस किया। और वहाँ पे जो इनका ना मेटल्स का इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है। आप जानते होंगे नवाज शरीफ जो थे, उनकी आयरन एंड स्टील की चेन है। भारत के भी कुछ बिजनेस टाइकून्स हैं जो उनके साथ उनके काफ़ी पर्सनल रिलेशंस हैं। तो जो नवाज शरीफ की आयरन स्टील है, उस टाइप की काफ़ी स्टील कंपनियां जो है पाकिस्तान में, दे आर हैव इन्वेस्टेड हेविली इन अफगानिस्तान। उसी तरह से म्यांमार पे भी चाइना ने काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा है और अपने में इनको समेट के रखा है। ठीक है, तो ये सब क्या है ना, ये सब क्या था कि आप इसके बाद लिखेंगे कि we can see that these immediate neighbors of the immediate neighbors of India have got heavily influenced either economically, politically or militarily by China. Thus, their clout is increasing in India's immediate neighbors. अब बात करते हैं हम कि इंडिया की इंटरेस्ट कैसे हर्ट हो रही है। ये तो हमने पढ़ा कि चाइना की क्लाउड इंक्रीज कैसे हो रही है। अब हम देखेंगे इंडिया का इंटरेस्ट कैसे हर्ट हो रहा है। तो अगर इंडिया के इंटरेस्ट की बात करें, हमने पढ़ा था फॉरेन पॉलिसी में कि इंडिया की इंटरेस्ट क्या है, ट्रेड होगी, रिसोर्सेज होंगे, मिनरल्स होंगे, सॉफ्ट पावर होगी, कल्चरल एक्सचेंज होगा, टेक्नोलॉजी होगी। यही सब तो इंटरेस्ट होता है ना। सबसे बड़ा क्या होता है, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। आपके घर के बगल में आपका दुश्मन बंदूक लेके बैठ जाए तो आपको कैसा फील होगा, हमेशा आप डरे रहेंगे ना। वही बात है, अब इंडिया यहाँ है, श्रीलंका यहाँ है, अगर हम्बन टोटा पोर्ट यहाँ है, यहाँ पे अगर चाइना अपनी जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसको लेके बैठ जाए और अपनी अल्ट्रा मॉडर्न शिप लेके बैठ जाए, तो इंडिया के जो भी रिसोर्सेज हैं इस एरियाज़ में वो तो बिल्कुल एक्सपोज हो जाएंगे ना। दे कैन स्टडी वेल कि क्या है उनके पास, कौन सा सिग्नल रिलीज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो। इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो सब कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक खतरा हो जाता है। तो वो खतरा कैसे कैसे होगा, किस फॉर्म में होगा, उसको देखेंगे। तो इंडिया सबसे पहला जो है ना, ट्रेड काफ़ी हर्ट हुआ। साउथ ईस्ट एशिया के साथ जिन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड था ना, वो एकदम अपोजिट हो गया। वो चाइना रिप्लेस कर दिया उसको सारी कंट्रीज़ के साथ एक्सेप्ट मालदीव्स। मालदीव्स एक ऐसा देश बचा था जिसके साथ इंडिया अभी भी थोड़ा सा ऊपर है। तो करंट डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन जो 2020 का डेटा है उसके अकॉर्डिंग इंडिया वाज स्टिल थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन जो गैप है ना
वो गैप काफ़ी क्लोज हो गया है और कुछ आने वाले टाइम पे वो श्योरली रिप्लेस कर देगा। उसी तरह की बात जो नेपाल और श्रीलंका के साथ भी है। नेपाल और श्रीलंका के साथ जो ट्रेड है इंडिया का ही ज़्यादा है, लेकिन ये जो गैप है ना, जो इंडिया का इन्वेस्टमेंट और चाइना का इन्वेस्टमेंट, ये गैप काफ़ी कम है। आने वाले टाइम पे अगर हमने कुछ एक्शन नहीं लिया तो नेपाल और श्रीलंका के साथ का जो भी इनका इन्वेस्टमेंट है, जो ट्रेड रिलेशन है, वो भी काफ़ी बढ़ जाएगा। ये तो था ट्रेड। दूसरा हो गया डिफेंस रिलेशन। डिफेंस रिलेशन में आर्म्स सप्लाई। अब मैंने बताया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये आर्म्स सप्लाई करते हैं। अब जानते हैं पाकिस्तान इंडिया को परेशान कर रखता है टेररिज्म के लिए, और बांग्लादेश से इंसर्जेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है असम में, ये बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे। आप समझिए भारत यहाँ है, पाकिस्तान यहाँ है, बांग्लादेश यहाँ, श्रीलंका यहाँ, क्या है, एक रिंग बना रहा है ना ये। तो इंडिया को ये, आपने एक वर्ड सुना होगा, रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी। रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी के तहत इंडिया को ये घेरना चाह रहा है सारी तरफ से, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट का खतरा है। क्यों? स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट जो है वो इंडिया का हर्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। साथ में ये सारे जहाँ भी इनका आर्म्स का सप्लाई होता है, वो क्या करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, कमर्शियल फैसिलिटीज़, मिलिट्री फैसिलिटीज़ भी बनवा देते हैं। आप समझिए, आपको कोई आएगा कि हम आपके घर की वायरिंग कर देंगे पूरी, ठीक है, और बोलेगा कि एक काम करिए, हम आप घर की वायरिंग तो करेंगे, आपका गेस्ट रूम भी बना देंगे, आप खुश हो जाएंगे। तो वही चाइना कर रहा है, लोग खुश हो जा रहे हैं, लेकिन वो उसको फंसा रहा है। दूसरा जो है हमारा कि जो इनका प्लेबुक है, आप इनको कैसे प्ले करते हैं। ये पहले क्या करेंगे, ये मिलिट्री सप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, उनके जो लोकल इलीट हैं, जो लोकल उनकी पॉलिटिकल पार्टी के हेड होंगे या जो भी बिजनेसमैन होंगे, उनके साथ अपने रिश्ते बढ़ाएंगे। चाइनीज़ रिश्ते बढ़ाएंगे तो कैसे रिश्ते बढ़ाएंगे, उनको फ़ायदा देंगे पैसे का, उनको कंफर्ट देंगे उनके ट्रेड में, चाइना में उनको इन्वेस्ट कराएंगे, वो खुश हो जाएंगे। जैसे खुश हो गए, उसके बाद अपना इन्फ्लुएंस जमाएंगे कंट्री पे। कैसे? तो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जीतेंगे और बोलेंगे कि हम आपको इंटरेस्ट देंगे 50 ईयर्स के लीज पे, 50 साल के डिफर्ड पेमेंट पे, 50 साल के बाद पैसा दीजिएगा। उसके बाद अपने आप को इंट्रेंच कर लेता है, उसके अंदर अपने आप को समा लेता है। तो ये जो प्लेबुक है ना, इससे काफ़ी हर्ट हो रहा है इंडिया का इंटरेस्ट, क्योंकि इंडिया जो है अभी थोड़ा डेफिसिट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। मतलब जो जितना नेबर्स को देना चाहिए उतना नहीं दे पाता है, डोमेस्टिक कंपल्सन से या और जो बाकी रीजन है उसके कारण। तो वो जगह जो है चाइना ले रहा है और उनके प्लेबुक से ये कर रहा है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को देखा कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हर जगह ये लोग, सारे कंट्रीज़ का आप एग्जांपल दे सकते हैं। सीपैक सबसे बड़ा नाम, BRI, ये जरूर लिखिएगा। इससे क्या हो रहा है कि इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे इरकॉन, EIL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, ये रेलवे की कंपनी है, और L&T सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है इंडिया की, इनका जो वर्ल्ड ओवर प्रोजेक्ट है उनको नहीं मिल रहा है। इनका बिजनेस थोड़ा हर्ट हो रहा है। इनका बिजनेस 1-2 पैसे का नहीं, 2-4 करोड़ का नहीं होता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो रेवेन्यू है ना, इंडिया का जो इन टर्म्स ऑफ ट्रेड भी, इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट पावर, वो भी रिड्यूस हो रहा है। एक बुक कोट करना चाहूँगा मैं अमित भंडारी जी का। अमित भंडारी ने एक किताब लिखी है, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज़ नेबरहुड। इसमें इन्होंने कहा है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ना, वो इस कदर बढ़ गया है कि दे आर सेटिंग न्यू रूल्स ऑफ द गेम। वो नए कोर्ट बना रहे हैं आर्बिट्रेशन के लिए। किस चीज़ का आर्बिट्रेशन? सीपैक रिलेटेड जो भी आर्बिट्रेशन होगा वो उनके कोर्ट में होगा। वो उसको इंटरनेशनल मुद्दा नहीं बना रहे हैं, वो उसको डोमेस्टिक मुद्दा बना रहे हैं सीपैक को। उससे क्या होगा आप समझिए। इंडिया जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में, तो इंडिया में जो भी थे उनके जो चार्जेस लंदन में फ्रेम हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि दे आर कंसिडरिंग कि वो उनकी टेरिटरी है। उसी तरह ये पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम हुई सीपैक की, तो उनका जो रेजोल्यूशन होगा वो बीजिंग में होगा। कितना बड़ा खतरा है ये सोवेरेनिटी के लिए।
तो ये सब इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट खतरा है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि इंक्रीजिंग चाइनीज़ इन्फ्लुएंस एंड सेटिंग न्यू रूल एंड दे आर गवर्निंग द न्यू रूल्स ऑफ फाइनेंस एंड बिजनेस विच इज़ डोमिनेटिंग इन नेचर एंड समहाउ हर्टिंग इंडियाज़ डायरेक्ट इंटरेस्ट इन इंडियाज़ नेबरहुड। ठीक है, ये कह के हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब हम बोलेंगे कि इंडिया की ऐसी पॉलिसीज़ बताइए जो चाइना को काउंटर करती हैं। तो आप क्या क्या लिख सकते हैं इंडियन पॉलिसीज़ में? इंडियन पॉलिसीज़ में आप लिख सकते हैं इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। फिर जो सागर इनिशिएटिव है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। फिर आप रिसेंटली देखा था आपने ऑपरेशन गंगा जो हुआ था यूक्रेन से, जो हमने लाया था, तो नेबरहुड के भी काफ़ी स्टूडेंट्स को हमने लाया था। तो ये सब इनिशिएटिव जो है ना, ये काफ़ी हेल्प करेगा नेबरहुड को अपने कॉन्फिडेंस में लेने में। ईरान में जो हमारा चाबहार पोर्ट है, दैट इज़ ऑफ वेरी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, क्योंकि जो सेंट्रल एशिया में हमारा लिंक है वो उसी पोर्ट के जरिए है। अफगानिस्तान में जो लिंक है वही पोर्ट के जरिए है। उसके बाद जो डिफरेंट हमारे ग्रुपिंग्स हैं, जैसे क्वाड है, I2U2 है, BBIN कॉरिडोर है, इस समय चाइना इंक्लूड नहीं है, और चाइना को काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं अपने नेबर्स को साथ में रखने के लिए ये है। फिर उनकी हेजेमनी को दूर करने के लिए एक सुपर पावर से अगर हमको हेजेमनी दूर करनी है तो दूसरे सुपर पावर का थोड़ा साथ तो लेना पड़ेगा। तो यूएस के साथ जो 4 एग्रीमेंट हुए हैं, बेका, कोमकासा, ये वाला, लिमोआ, ये सब आप लिख सकते हैं इसमें। फिर आप लिख सकते हैं कि श्रीलंकन इकोनॉमी जो अभी प्रॉब्लम चल रही है, इसमें इंडिया का काफ़ी रोल रहा है। क्या क्या रोल रहा है वो मेंशन कर दीजिए। इस तरह से जो है अपने इंडिया के अपने नेबरहुड को अपने साथ मिलाने में काफ़ी कामयाब रहा है। ये सब आप देखिए, इसको आप छोटे छोटे टॉपिक्स में भी कर सकते हैं, जैसे ट्रेड, स्ट्रैटेजिक, बायलैटरल, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे सब हेडिंग्स बना सकते हैं। मैंने पॉइंट आपको इनलिस्ट कर दिए। इनका ऑफेंसिव तौर पे भी काफ़ी कुछ इंडिया करता रहा है। जैसे कोरोना के टाइम पे ट्रेड और प्रोक्योरमेंट पे बैन कर दिया था, काफ़ी कंपनीज तो कंप्लीट बैन कर दिया था इस पे। और आप लोग जानते हैं टिकटॉक बैन हुआ था। डोंट राइट डायरेक्टली एज टिकटॉक, राइट एज जो चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उन पे बैन, ठीक है। उसके बाद जो चाइनीज़ गुड्स हैं, चीप गुड्स, वो डंप हो रहे हैं इंडिया में, उसके अगेंस्ट इंडिया का एक्शन। उसके बाद जो 5G ट्रायल्स के लिए चाइनीज़ की जो कंपनी है उनको कहीं ना कहीं डायरेक्ट अप्रूवल देने से मना कर दिया सरकार ने। फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, नितिन गडकरी जी जो है, उन्होंने कहा कि जो चाइनीज़ कंपनी अगर पार्टिसिपेट करती हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में, दे हैव टू गो थ्रू ए अप्रूवल प्रोसेस। तो ये सब इंडिया ने किया, इसको आप सब हेडिंग्स में लिख सकते हैं। अब इन सब को इम्प्लीमेंट करने में इंडिया के चैलेंजेस क्या क्या रहेंगे? सबसे पहला चैलेंजेस क्या है कि चाइना का हैवी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। आप देखिए, पेटीएम करते होंगे आप, उसमें इन्वेस्टमेंट है। स्विगी भी करते होंगे आप, उसमें इन्वेस्टमेंट है। ओला है, इन्वेस्टमेंट है। फिर फ्लिपकार्ट है। आप देखिए, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं ना, उसमें इसने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। एक हद तक जाएंगे और जैसे ही हाथ खींचेंगे सब ठप हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने अपनी व्यवस्था कायम करके रखी है इंडिया में भी। दूसरा क्या है कि आप जानते हैं कि इंडिया का जो फार्मा सेक्टर है वो काफ़ी मजबूत है, काफ़ी प्रोमिनेंट है वर्ल्ड में। तो लेकिन फार्मा सेक्टर के लिए जो API चाहिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो 70 से 80% जो है ना वो चाइना से ही आता है। इसलिए हमारा डिपेंडेंस उन पे बहुत ज़्यादा है। फिर क्या है कि जो आप देखेंगे ना, शॉर्ट्स वगैरह चलते रहते हैं यूट्यूब पे, अब उसमें चाइना के जो है ना काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे उसमें इन्फ्लुएंस। तो कहीं ना कहीं कल्चरली इन्फ्लुएंस कर रहा है हमको चाइना उस तरह से। फिर है कि चाइना के चीप गुड्स इंडिया में आ रहे हैं, तो लेकिन इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जो है इतनी टाइट नहीं है कि उस तरह के चाइनीज़ चीप गुड्स को कंपटीशन दे सके, ठीक है। तो हमको मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। तो ये सब हमने देखा चैलेंजेस जो इंडिया फेस कर सकती है। अब हम लिखेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि हम अपने नेबर्स को और अपने करीब करें। दूसरा है कि क्वाड जैसी जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं, जो संस्था नहीं बोलेंगे उसको, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं जो इमर्ज होकर आई हैं, उसको हम थोड़ा बढ़ाएं, उस पर बने रहें और चाइना को आंख दिखाते रहें। फिर जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं दूसरे कंट्रीज में, उसको जल्दी कंप्लीट करें, सो दैट इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा वर्चस्व बना रहे।
हम बाउंड्री और रिवर डिस्प्यूट जो है ना उसको रिजॉल्व करके रख सकें, ताकि हमारा जो बायलैटरल रिलेशन है वो अच्छा हो सके। अब तीस्ता वाटर एग्रीमेंट है तो उसका इशू चलता रहेगा बांग्लादेश के साथ, तो हमारा खटास तो बना रहेगा, उसको दूर करना है। अब है कि चाइना दुश्मनी तो रहेगा, लेकिन उसको एक प्लेटफॉर्म पे भी तो लाना है बात करने के लिए, तो सार्क को थोड़ा हमको रिवाइव करना पड़ेगा। या फिर जो हमारा ब्रिक्स है, ब्रिक्स पे थोड़ा और काम करना पड़ेगा हमको। सार्क क्या है ना, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको एक स्टेज पे, एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, ताकि एक बद्ध होकर आगे बढ़ सके हम। हमारा स्ट्रेंथ क्या है ना कि हम हिस्टोरिकली और कल्चरली काफ़ी साउंड हैं, काफ़ी एनरिच्ड हैं, तो उसको यूटिलाइज करके हम आपको अपने नेबर्स को अपने साथ मिलाना होगा, तभी जाके हम उनको कोप कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे कंक्लूज़न। कंक्लूज़न में क्या लिखेंगे कि चाइना हम मानते हैं कि बहुत बड़ा देश है, हम मानते हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट उनका बहुत ज़्यादा है, हम मानते हैं नेबरहुड में उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो इसका यह मतलब नहीं कि वो इंडिया के नेबरहुड या स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को सफ़र करवाए। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम चाइना को एक प्लेटफॉर्म पे लाके हम उससे 1-to-1 चीज़ों को लेकर डिस्कस करें, जो भी हमारे इश्यूज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करें। साथ में जो भी हमारे नेबरहुड कंट्रीज हैं उनको भी हम अपने साथ बायलैटरल लेवल पे हम इश्यूज़ को सॉल्व करें, ना कि मल्टीलैटरल पर। और तो और तीसरा है कि जो भी अगेंस्ट में हैं, जैसे क्वाड जैसी संस्थाएं, उसको हम थोड़ा पुश करें, ताकि जो चाइनीज़ अपनी हेजेमोनी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उसको काउंटर किया जा सके। तो ये सब हम डाल सकते हैं कंक्लूज़न में। एक अच्छा कंक्लूड करके एक SDG डाल देंगे उसमें कि इंटरनेशनल पीस के लिए ये बहुत अच्छा कदम है, और इस तरह करके हम, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी एक डाल देंगे, ठीक है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। तो ये सब जो है करके हम क्वेश्चन को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो होप अच्छे से समझ में आ गया होगा चीज़, आप पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैंने ज़्यादा आज बताया नहीं है, और क्योंकि ये स्ट्रेच करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, बट ठीक है, आप लिखेंगे, इसको ज़रूर अपलोड करिए वेबसाइट पे। आप लोग का जो इंटरेस्ट है वो लग रहा है रिड्यूस हो रहा है मेंस में, बिल्कुल कम मत करिए, परसिवरेंस को बना के रखिए। आप डेली आंसर लिखेंगे तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा। कम से कम 50 आंसर लिखना पड़ेगा आपको, ताकि एग्ज़ाम में कलम चले, आप याद रखिएगा। और हमारा पूरा हमेशा से यही रहा है BCW का कि आपको हम पुश करें आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।